हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का। लगता है आज के मॉर्निंग के अंदर में ज़्यादा थोड़ा सा है ना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बारिश वगैरह तो हो नहीं रही। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर में हम देखेंगे लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है ना, 5 फैक्टर्स जिसमें हमने डिस्कस किए थे, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे उसके अंदर में हमने देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हम लोग देख रहे थे कि नेचर क्या होना चाहिए, है ना। पहले तो हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर के बारे में, है ना, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस किया, है ना, कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर के बारे में। सेकंड देखा नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर के बारे में अगर से बात करें, हायर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हायर द चांस ऑफ और हायर द कोलिजन, है ना, एंड हायर द कोलिजन हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर बढ़ेगा तो उतना कोलिजन ज़्यादा होगा, और जितना कोलिजन ज़्यादा होगा रिएक्टेंट का तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था। फिर सेकेंड पॉइंट हमने देखा था कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, और उसी के साथ बोल सकते हैं सरफेस एरिया। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमने देखा था कि लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना सरफेस एरिया, है ना, रिएक्टेंट का ज़्यादा रहेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा, है ना। लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर ना। ये देखा हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने देखा था टेम्परेचर के बारे में, है ना। थर्ड पॉइंट देखा हमने टेम्परेचर के बारे में। तो हम क्या बोल रहे थे, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर। ये 3 पॉइंट्स हमने देखे, लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो आज हमें फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, जो कि टोटल 5 में से 3 देखे और 2 अभी बाकी हैं, तो वो बचे हुए भी हम बाकी भी आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो अब फोर्थ वाला जो आएगा हमारा, तो फोर्थ वाला कंटिन्यू करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब फोर्थ के अंदर में अगर से हम देखें तो वो आएगा लाइट, है ना, आएगा लाइट, है ना। देखिए अब वो फोटो लाइट जो बोलते हैं हम लोग, है ना, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमें क्या करना है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। कुछ रेडिएशंस होते हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ रेडिएशंस विच आर यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स if a particular type of radiations are used in a chemical reaction, then there is a increase in rate of reaction, है ना। लाइट के बारे में क्या बोल सकते हैं, अगरचे लाइट के बारे में अगरचे हम देखें तो लाइट से हमें ये पता चलता है कि लाइट्स के अंदर में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, रेडिएशंस होते हैं। तो अलग अलग टाइप के रेडिएशन में से कुछ रिएक्शंस हमें क्या करते हैं हम लोग, सनलाइट में करते हैं हम लोग, है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट में। तो वो जो सनलाइट में जो रिएक्शंस करते हैं, तो है ना, हमें तो पता है कि रेडिएशंस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कुछ रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशंस क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट इन्हेंस करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो बढ़ जाती है। तो हम ये लाइट के बारे में देख रहे हैं, बराबर ना। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ पॉइंट्स अगर से हम देखना चाहें तो अलग अलग रिएक्शंस हम करते हैं, क्लोरिनेशन वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सिंपल किस में आएंगे, लाइट में आएंगे, है ना। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारा कैटलिस्ट, है ना। क्या आएगा फिफ्थ पॉइंट, कैटलिस्ट, है ना। अब कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन में, रिएक्शन का रेट क्या करेगा, एक तो इनहेंस करेगा या तो, है ना। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन में तो वो टेक पार्ट सॉरी रिएक्शन में तो वो टेक पार्ट करता नहीं, लेकिन रिएक्शन का रेट क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है ना। डायरेक्टली तो आता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करता है, इनहेंस करता है रेट, रिएक्शन के रेट को, है ना। और उसी की वजह से
उसकी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होती है, लोअर हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, ऐसे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, मान लो यहाँ पे ऐसे ये पीक पॉइंट पे जा रहा है, लेकिन हम जैसे ही कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, है ना। ये वाला ग्राफ जो बता रहा है हमें क्या है, विथ कैटलिस्ट, है ना, और ये क्या रहेगा, विदाउट कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट, है ना, विदाउट कैटलिस्ट, ये देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, विथ कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट। अगर जो कोई रिएक्शन देखते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथवे क्या करता है, रिएक्शन को प्रोवाइड करता है। अल्टरनेट पाथवे मतलब इस तरीके से भी रिएक्शन हो सकती है, तो वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। और विदाउट कैटलिस्ट कोई रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। हायर द एक्टिवेशन एनर्जी वेन एवर देर इज नो कैटलिस्ट, एंड when there is use of catalyst in a reaction then activation energy is lower। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, है ना, कोई रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन के अंदर में हम क्या किया है, रिएक्शन में ऐसे लिख देता हूँ, रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, क्या करूँ, रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट करूँ, है ना। तो रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट करूँ तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, ठीक है। बराबर, ठीक है ना, ओके। तो उसका कन्वर्जन किस में होगा, प्रोडक्ट में होगा। तो यहाँ से रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्जन करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये 5 टाइप देखे हमने, कॉन्सेंट्रेशन या तो फिर प्रेशर बोलो, फिर उसके बाद में नेचर ऑफ रिएक्टेंट बोलो, है ना, फिर उसके बाद में हमने देखा टेम्परेचर, फिर देख रहे हैं लाइट, फिर उसके बाद में आएगा हमारा कौन सा, लास्ट वाला कैटलिस्ट आएगा, है ना, लास्ट वाला क्या आएगा, कैटलिस्ट, बराबर, ठीक है। दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सभी क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करते हैं। मान लो कि मैं ऐसे बोलूं, है ना, एमसीक्यू में किस टाइप से पूछा जाता है, देखिए, मान लो कि मैं ऐसे बोलूं, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट लोअर्स, क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट लोअर्स, क्या लोअर करेगा, कैटलिस्ट अगर कोई रिएक्शन में अगर हम यूज़ करते हैं तो मैंने अभी बताया लोअर्स क्या करते हैं, लोअर्स, ऑप्शन क्या आना चाहिए, लोअर्स एक्टिवेशन, क्या होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, दैट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। जो क्या करना चाहिए, अगर कोई रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ होता है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। मान लो कि ऑप्शन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हमें पूछी जाती हैं कि किसको लोअर करता है, या तो पोटेंशियल एनर्जी को लोअर करता है, या काइनेटिक एनर्जी को लोअर करेगा, या तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, लोअर करेगा, पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी को नहीं करेगा, ठीक है। अब सेकंड का अगर क्वेश्चन अगर पूछूं मैं, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा कौन है जो रिएक्शन में क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथवे क्या करता है, रिएक्शन को प्रोवाइड करता है। तो वो कौन होगा, 101% क्या होगा, कैटलिस्ट होगा, जो क्या करेगा, रिएक्शन में क्या करेगा, एक अल्टरनेट पाथवे क्या करता है, सप्लाई करता है, अल्टरनेट पाथवे क्या करता है, सप्लाई करेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये 5 फैक्टर्स थे जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मतलब जिससे रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखें, तो अगले पॉइंट्स में हमें देखना है कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है, ठीक है ना, कोलिजन थ्योरी क्या होती है काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो अब कोई भी रिएक्शन को रिएक्शन होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बताओ।
कोई अगरचे रिएक्शन हमें करना है तो रिएक्शन में बेसिक नीड या तो रिएक्शन में क्या होना ज़रूरी होता है, क्या चाहिए। तो रिएक्शन के अंदर में हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोई रिएक्शन अगर करना है तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, तो मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, कोलाइड होने ज़रूरी है ना। जब तक वो कोलाइड नहीं होंगे तो नए वाले बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे, है ना। जो पहले वाले बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होंगे और नए वाले बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। तो ये किस में होगा, वेन एवर द मॉलिक्यूल विल कोलाइड विथ ईच अदर, जब तक वो कोलाइड नहीं होंगे तो तब तक वो रिएक्शन आगे कंटिन्यूस नहीं होगी, है ना। तो उसके अंदर में अगरचे कोलाइड हो रहे हैं, मान लो कि कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। कोई मॉलिक्यूल मान लो कि यहाँ पे है और कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो अब इसके अंदर में डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, बराबर ना। तो उससे क्या होना चाहिए कि कोलाइड होने के लिए भी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, है ना। कोलाइड होने के लिए क्या चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। अब वो कोलाइड तभी होंगे जब उनके अंदर में सफिशिएंट एनर्जी होगी, है ना। तो इसीलिए मैं इस पॉइंट में देखेंगे, हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, कोलिजन थ्योरी। दूसरा पॉइंट क्या देखना है, कोलिजन थ्योरी। दूसरा पॉइंट क्या देखना है, कोलिजन थ्योरी, ठीक है। अब कोलिजन थ्योरी के अंदर में फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, कोलाइड होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स शुड क्या होना चाहिए, कोलाइड, है ना। मॉलिक्यूल शुड क्या होना चाहिए, कोलाइड। मॉलिक्यूल शुड कोलाइड होने चाहिए, बराबर ना, ठीक है। अब मान लो कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है। अब ये दोनों के बीच में अगर हम देखें तो डिस्टेंस कितना हो जाता है ना। डिस्टेंस क्या होगा, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये इसके अंदर में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है जिससे ये एक दूसरे के करीब आ जाए, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि डिस्टेंस कितना है ना। जितना डिस्टेंस क्लोजर रहेगा उतना कोलिजन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। कोलिजन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। मान लो ये मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। इसका और इसका कंपैरिजन अगर करें तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो कोलिजन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जितना डिस्टेंस कम होगा तो कोलिजन क्या होने लगेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। कोलिजन क्या होगा, चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। तो अब जैसे ही ये कोलिजन होंगे तो नए बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना। अब कोलिजन थ्योरी लेविस और ट्राउट्स ने क्या की थी, डेवलप की थी कोलिजन थ्योरी के लिए, है ना। ट्राउट्स एंड लेविस, विलियम लेविस एंड मैक्स ट्राउट्स, ये दोनों ने क्या किया था, कोलिजन थ्योरी को स्टार्ट किया था, मतलब फाउंडर मेंबर्स हैं वो, ठीक है। अब देखिए कोलिजन थ्योरी मतलब एक्चुअल में होती क्या है, कोलिजन थ्योरी बेस करती है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर में। कोलिजन थ्योरी किस पे बेस करती है, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। अब कोलिजन थ्योरी मैं ऐसे बोलूँ कि कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पे लिखूँ, कोलिजन थ्योरी based on kinetic theory of gases, है ना। गैसेस की जो काइनेटिक थ्योरी है उसी के ऊपर में कोलिजन थ्योरी क्या करती है, बेस करती है, ठीक है ना, ठीक है। बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। तो अब कुछ चीज़ें देखना है, अजम्पशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी, है ना। क्या क्या अज्यूम किए हैं, देखो assumptions of collision theory, या लिखो assumptions of collision theory, है ना। collision theory, assumptions of collision theory। अब इसके अंदर में assumption क्या क्या अज्यूम करना है हमें, देखिए molecules are hard sphere, molecules are hard
क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल्स आर हार्ड, क्या होना चाहिए? स्पीयर्स, है ना, मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्पीयर्स, है ना। मॉलिक्यूल्स को कैसा स्पीयर होना चाहिए? हार्ड स्पीयर होना चाहिए। अजम्पशन देख रहे हैं हम लोग, है ना। रिएक्शन विल ऑकर, कब होगी रिएक्शन? दूसरा अजम्पशन क्या होगा? रिएक्शन ऑकर्स, रिएक्शन ऑकर्स कब? मॉलिक्यूल्स कोलाइड, मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स, मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? कोलाइड होने चाहिए, है ना। मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? कोलाइड होने चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए? कोलाइड करने चाहिए, है ना, कोलाइड्स, ठीक है ना। अब जैसे मान लो, जैसे हम कोई रिएक्शन को मैं मान लो कि टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग? इंक्रीज कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि काइनेटिक जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, वो भी क्या होगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एज इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिखो, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, किसकी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की, जो कि क्या होंगे? कोलाइड होंगे, है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर कोलाइडिंग इंक्रीजेस, है ना, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, है ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट, क्या होगा? यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और उसी के साथ साथ कोलिजन्स भी क्या होंगे? पर यूनिट टाइम में, है ना, बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये कुछ अजम्पशन देख रहे थे हम लोग, ठीक है। अब आगे देखें, आपको ये रिएक्शन, ये तो हमने देखा कोलिजन थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। अब कोई रिएक्शन अगर से कर रहे हैं, है ना, तो रेट के बारे में भी हमें, रेट फैक्टर भी क्या होगा? सोचना पड़ेगा रेट फैक्टर के बारे में, है ना। तो कोई भी रिएक्शन का रेट क्या होगा? डिपेंड करता है ना, कि कोलिजन कितना हो रहा है ना, और इफेक्टिव कोलिजन कितना हो रहा है ना। सिर्फ कोलिजन होके भी नहीं चलेगा, तो इफेक्टिव कोलिजन भी समझ में आना चाहिए, है ना, इफेक्टिव कोलिजन भी समझ में आना चाहिए। तो अब कोलिजन थ्योरी में सेकंड पॉइंट लेंगे हम, रेट डिपेंड्स अपॉन, है ना। इन कोलिजन थ्योरी रेट डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। है ना, इन कोलिजन थ्योरी रेट डिपेंड्स अपॉन, रेट डिपेंड्स अपॉन, है ना, रेट डिपेंड्स अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन। रेट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, collision frequency, and second one is effective, second one is effective collision, second one is effective collision, second one is effective collision, बराबर ना, ठीक है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको डिनोट किया जाता है जनरली किससे? कैपिटल Z से डिनोट करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, कैपिटल Z से, ठीक है ना, ठीक है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? देखो
मैं डेफिनेशन बताता हूँ पहले, है ना। डेफिनेशन, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना, टेक्स प्लेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, है ना। मैं डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन लिख देता हूं, द नंबर ऑफ कोलिजन्स, द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस, यहाँ पे लिखो, द नंबर ऑफ कोलिजन्स takes place per यूनिट या तो पर सेकंड, ऐसे करो, पर सेकंड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, per unit volume of reaction mixture is known as collision frequency, it is denoted by symbol Z, है ना। और एक पॉइंट लिख देता हूँ, इन बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन के लिए Z जो रहेगा, बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन, Z is of the order of 10 raised to power 25 to 10 raised to power क्या रहेगा 28, 10 raised to power 25 to 10 raised to power 28 रहेगा, ठीक है। किसके लिए? बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। क्योंकि कोलिजन थ्योरी, या तो हम कोलिजन जो थ्योरी देख रहे हैं किसके फैक्ट पे देखते हैं, गैसेस के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो रेट डिपेंड करता है गैसेस रिएक्शन में कोलिजन फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिव कोलिजन पे। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको डिनोट करते हैं Z से, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम of reaction mixture, per second per unit volume of reaction mixture is known as collision frequency, and in biomolecular gaseous reaction Z is the order of 10 raised to 25 to 10 raised to 28, ये रहेगा, है ना, ठीक है। and if the collisions are effective, the reaction must be very fast, है ना। कोलिजन तो हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव अगर कोलिजन अगर नहीं होगा तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर नहीं होगा। तो कोलिजन भी क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। सिर्फ कोलिजन हो गया मतलब नहीं है, इफेक्टिवली अगर कोलिजन होगा तभी क्या होगा? इंपॉर्टेंस आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। अन्यथा अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा है, सिर्फ कोलिजन हो रहा है, जिससे रिएक्शन के रेट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, जिससे क्या होगा? न्यू बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? फॉर्म होंगे, और फॉर्मर जो भी बॉन्ड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना, ओके, है ना। जैसे कि हम बहुत सारे रिएक्शंस जो देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस, तो वो कैसे होते हैं? लार्जर, ज़्यादा टाइम लगता है ना, क्योंकि उसके अंदर में इफेक्टिव कोलिजन थोड़ा सा क्या होगा? कम रहेगा, तो ही टाइम ज़्यादा लगेगा। अन्यथा क्या होगा कि अगरचे इफेक्टिव कोलिजन अगरचे है मान लो, तो रिएक्शन की स्पीड या तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, है ना, ठीक है।
ओके, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, है ना। और उसकी जो एनर्जी होगी जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, तो वो भी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या होगी, मोर और इक्वल टू, है ना। उसकी एनर्जी भी क्या होगी, मोर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी रहेगी, ठीक है ना। जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल हो जाएगी, है ना, ठीक है। ठीक है, मतलब जितना रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम, है ना। जितना रिएक्टेंट की इफेक्टिव एनर्जी जितनी कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। जितना इफेक्टिव कोलिजन होगा, है ना, तो उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखिए, ठीक है। ओके, आ गया समझ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन या कोलिजन फ्रीक्वेंसी और उसके बाद में जो कैटलिस्ट हम जो देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, कैटलिस्ट, है ना, इनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो वो क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथवे जैसे देता है। मान लो कि मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं कि कोई पत्थर है और पत्थर को हम क्या कर रहे हैं, हम कोई एक चोटी है, ऐसी ऊंचाई है, तो ऊंचाई से हमें वो पत्थर को क्या करना है, ढकेलते हुए, बड़ा वाला पत्थर है, ढकेलते हुए हमें उसके पार करना है ना। तो मैं बहुत सारा जोर लगा रहा हूँ, ऐसे जोर लगा रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, बहुत एनर्जी मुझे लगानी पड़ रही है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हाइट ज़्यादा होगी, है ना, हाइट क्या होगी, क्योंकि ऊपर है। लेकिन मैं उसको अगर से मान लो कि कोई दूसरी चीज़ का यूज़ करके, है ना, दूसरी चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ या तो कोई दूसरा रास्ता यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, मुझे उतनी एनर्जी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वो क्या हो जाएगी, वो पत्थर क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, उसके साइड में चला जाएगा, है ना, जहाँ पे हमें ले जाना है ना। तो वो क्या होगा, कैटलिस्ट का काम है कि क्या करता है, जो रिएक्शन कंटिन्यूअस विदाउट कैटलिस्ट होगी तो वो रिएक्शन होगी, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन वहाँ पे अगर हम कोई दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या दूसरा रास्ता अगर से इस्तेमाल करते हैं तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और हमारी जो वर्क जो था तो वो वर्क क्या होगा, फास्टर होगा, है ना। तो इसी को कैटलिस्ट भी हम वहाँ पे कह सकते हैं रिएक्शन के अंदर में, है ना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर में हम लोग क्या देख रहे हैं, कोलिजन थ्योरी देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग कोलिजन थ्योरी के और कुछ पॉइंट्स और उसके आगे वाले पॉइंट्स भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। थैंक यू।